देखिए, सबसे पहला नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी में क्या फायदा है ना। सबसे पहला चीज जो पढ़ेंगे वो ये बात पढ़ेंगे। ठीक, आप लोग इधर थोड़ा सा ध्यान से देखिए तभी समझ आएगा, नहीं तो फिर आप लोग क्लास के अंतिम में कहिएगा कि हमें कुछ नहीं समझ आया ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। आप लोग आपस में बात मत कीजिए, बहुत मेहनत से आते हैं पढ़ने के लिए। देखिए, जैसे यहाँ पर 2-3 देशों का एग्जाम्पल भी देंगे, आप लोगों को 2-3 देशों का एग्जाम्पल देकर समझाएंगे, और बहुत कुछ हम लोग इसमें सीखने वाले हैं चैप्टर में। जैसे कि हम जो आप लोगों को बताए थे हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ पावर और वर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर ना, ये दो चीज़ आप लोगों को बताए थे कि हॉरिजॉन्टल पावर का सेपरेशन किस तरह से किया जाता है और वर्टिकल किस तरह से किया जाता है। ये जैसे ही ये सभी टॉपिक खत्म कर देंगे, 3-4 टॉपिक, इसके बाद हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ पावर और वर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोगों को बताएंगे। अभी आप इस पर फोकस कीजिए जो चीज़ बता रहे हैं। अब इसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे शायद बता सकते हैं कि क्या एडवांटेज है पार्टनरशिप करने का इन रूल, यानी कि सत्ता में पार्टनरशिप अगर हो रहा है तो उसका क्या एडवांटेज है, क्या फायदा है उसका। तो सबसे पहला नंबर इसमें हो जाएगा कि कन्फ्लिक्शन जो है वह लगभग कम हो जाएगा। कन्फ्लिक्शन को कम किया जा सकता है ना, यानी कि विवाद को कम किया जा सकता है ना। कन्फ्लिक्शन यानी विवाद को कम किया जा सकता है। सबसे पहला बात, विवाद हमको ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाएगा। अब यही तो समझना है कि विवाद कैसे कम हो जाता है। यहाँ पे यही समझना है कि विवाद कैसे कम हो जाता है पार्टनरशिप से। अब पार्टनरशिप होता कैसे है ये बात समझना है। जैसे कि यहाँ पे पार्टनरशिप का होने का क्या रूल है, क्या रूल रेगुलेशन है, किस तरह से हम इसको देखेंगे कि ये पार्टनरशिप हो रहा है ना, क्या रूल रेगुलेशन है, और इससे कैसे ओवरकम हो जाता है कन्फ्लिक्शन, इससे कन्फ्लिक्शन कैसे ओवरकम हो जाता है, ये चीज हमें देखना है कि कन्फ्लिक्शन ओवरकम कैसे हो जाएगा पार्टनरशिप करने से। ठीक है, अच्छा, और हम लोग क्या सीखेंगे इस चैप्टर में? 2 नंबर पॉइंट हम लोग सीखेंगे। ये तो सबसे पहले बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप इन पावर, पावर में क्या पार्टनरशिप करने से फायदा होगा उसका हम बारे में जानेंगे। अच्छा, 2 नंबर बाद हम इसमें जानेंगे कि यूनियन क्या होता है, यूनियन क्या होता है ना, यूनियन क्या होता है, कितने प्रकार के यूनियन होते हैं ना, टाइप ऑफ यूनियन के बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज यूनियन और टाइप ऑफ यूनियन ना। संघ के बारे में जानेंगे कि संघ की प्रकार और संघ क्या है। ठीक, संघ और संघ के प्रकार, इसके बारे में जानेंगे। और हम क्या इसमें जानेंगे, और इसमें हम 3 नंबर पॉइंट में ये जानेंगे कि ये संघ में किस तरह से, यानी लोकतंत्र में साझेदारी कैसे होती है, लोकतंत्र में साझेदारी कैसे होती है, ये नंबर हम लोग जानेंगे। देखिए, हम बारी बारी से चीज़ों को शुरू करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा शांति से इन चीज़ों को देखिएगा। जैसे जैसे आप शांति से देखिएगा आप समझते चले जाइएगा। ठीक है ना। अब आइए, सबसे पहला चीज़ हमें बात करना है बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप इन पावर, यानी कन्फ्लिक्शन को कैसे कम करेगा ना, ये चीज़ पर। अब देखिए, इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो पहले भी बुक में उसका नाम है बेल्जियम देश का। बेल्जियम देश का एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाते हैं कि बेल्जियम ने पार्टनरशिप का कंसेप्ट लगाकर किस तरह से सत्ता में भागीदार बनाया लोगों को, और भागीदार बनाकर वहाँ के कन्फ्लिक्शन को ओवरकम किया ना, वहाँ के विवाद को ओवरकम किया, यानी हद तक कम कर लिया वहाँ के विवाद को। ठीक है, अब यहाँ पर आप आइएगा, ये इन बातों को आप समझिएगा कि ये क्या है। बेल्जियम के कंसेप्ट पे हम लोग आते हैं। जैसे ये रहा आपका बेल्जियम देश,
ये रहा बेल्जियम देश। बेल्जियम देश में आपको पता होगा कि बेल्जियम का जो ब्रुसेल्स था, जो बेल्जियम का ब्रुसेल्स था, वहां पे 80% फ्रेंच पाए जाते थे और 20% कौन से लोग पाए जाते थे? डच पाए जाते थे। ये हम उसकी राजधानी की बात कर रहे हैं। देखिए, ये देश के बारे में समझा करके हम आपको बहुत बड़े पार्टनरशिप के बारे में समझाने जा रहे हैं, बहुत बड़े साझेदारी के बारे में समझाने जा रहे हैं। आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर बेल्जियम के अदर जगहों की बात करेंगे, यानी अदर स्टेट की बात करेंगे, बेल्जियम के अदर जगह का बात करेंगे, तो वहां पर कुछ मेजोरिटी, कुछ पॉपुलेशन इस तरह से था कि वहां पे अधिक जो लोग थे वह डच थे, यानी डच लोग जो थे वह मेजोरिटी में थे, और मेजोरिटी में थे। और वही बात करेंगे फ्रेंच का, तो फ्रेंच लोग जो थे वह माइनॉरिटी में थे। फ्रेंच लोग जो थे वह माइनॉरिटी में थे ना, एक माइनॉरिटी में है और एक जो है वह मेजोरिटी में है। ठीक है। अगर हम आगे बात करेंगे तो यहां पर फ्रेंच जो है वह मेजोरिटी में है और डच जो है वह माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी मतलब कम संख्या में है और मेजोरिटी मतलब अधिक संख्या में है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब यहां पे कन्फ्लिक्शन उत्पन्न होने लगा। अरे होना तय है, कन्फ्लिक्शन क्यों नहीं होगा? कन्फ्लिक्शन होने लगा, विवाद उत्पन्न होने लगा। जब विवाद उत्पन्न होने लगा तो इसको कैसे सुलझाया? जब विवाद उत्पन्न होने लगा तो इसको कैसे सुलझाया? यही बात आपको समझने वाली है। ये बात हर संघ के लिए अप्लाई होगा। जैसे ये सुलझाया ना, वह बात जो है हर संघ के लिए अप्लाई होगा। अब जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अब इसमें क्या किया? सबसे नंबर वन पॉइंट कहा कि जो कंट्री है उस कंट्री का जो विधायिका होगा, जो कंट्री है उस कंट्री, यानी ब्रुसेल्स कंट्री जो है, बेल्जियम जो कंट्री है, इस कंट्री का जो विधायिका होगा, इसमें 50% जो होंगे वह डच होंगे और 50% जो होंगे वह फ्रेंच होंगे। ये बात बोला गया। लेकिन क्या ये बात इन दोनों के पक्ष में अगर आप देखें तो ये बात सही है? अरे भैया, डच यहां पे ज्यादा हैं, लेकिन यहां पे दोनों लोगों को बराबर रखने की बात की गई है। यहां पर दोनों लोगों को बराबर रखने की बात की गई है, जबकि डच यहां पर ज्यादा हैं और जबकि फ्रेंच जो है कम है, फिर भी फ्रेंच को बराबर रखने की बात की गई है ना। अब यही जब स्पेशल ब्रुसेल्स में जब विधायिका का आयोजन किया गया, विधायिका का गठन किया गया, तो वहां पर भी यही कंसेप्ट रखा गया कि 50% जो होंगे, 50% होंगे फ्रेंच और 50% होंगे डच। अब यहां पे फ्रेंच को मानना पड़ा क्योंकि डच यहां पर माने थे। डच मान गए कि चलो हम ज्यादा हैं तो क्या, इनको अब ये कम है, इसके बाद भी बराबरी का हकदार दिया जा रहा है ना राजनीति में। अरे 50% विधायक बैठेंगे और इसका भी 50%, जबकि ज्यादा है तो इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फिर भी 50-50 किया गया ताकि दोनों समुदाय संतुष्ट रहे। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि ये भारी हो रहा है और ये हल्का हो रहा है। तो ऐसे ही ब्रुसेल्स में आयोजित कर दिया गया 50-50% का। एक काम ये करा गया। अगला काम आप जाने क्या किया गया? अगला काम रही बात धर्म का। सबसे बड़ी चीज हो जाता है यहां पे धर्म ना, रिलीजियन। तो धर्म की जहां तक बात रही, तो धर्म के लिए अलग लीडर बनाने का आयोजन किया गया, जिसको कहा गया रीजनल लीडर, क्षेत्रीय नेता। बेल्जियम में कहा गया कि धर्म के लिए रीजनल लीडर होंगे। आप पूरे बेल्जियम में अगर फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं तो वह रीजनल लीडर को पूरे बेल्जियम के फ्रेंच के लोग जो है वो वोट देंगे, और डच की जो हैं वह पूरे बेल्जियम में जितने डच हैं वो वोट देंगे, और उनका लीडर अलग होगा। यानी धार्मिक लीडर अलग होगा और प्रशासनिक लीडर अलग होगा। सीधा तौर पर ऐसे आयोजन किया गया, जिससे प्रशासन से धर्म का कोई लेना देना नहीं रहेगा।
यानी कि इस पार्लियामेंट से धर्म का कोई लेना देना नहीं गा, और ये लीडर जो है वह धर्म के विषय में हर वो डिसीजन लेगा, एवरी डिसीजन जो है वह इसी के हाथ में रख दिया गया। प्रत्येक डिसीजन अकॉर्डिंग योर धर्म, भाषा, लैंग्वेज जो भी हो उसके आधार पे जो है वही लेगा लीडर। इस तरह से करके वहां पे संतुलन कर दिया गया, इस तरह से करके वहां पे संतुलन कर दिया गया और उसे एक यूनियन का दर्जा दिया गया कि बेल्जियम इज अ यूनियन। बेल्जियम जो है वह क्या है? एक यूनियन है, एक संघ है। बेल्जियम जो है एक संघ है। यहां पर आपने क्या समझा? यहां पर तीन चीजों को आपने समझा। सबसे पहले अगर कोई लीडर का गठन किया तो उसका नाम था नेशनल लीडर। दूसरा लीडर का गठन किया गया, दूसरा पार्लियामेंट का गठन किया गया, वो पार्लियामेंट था स्टेट पार्लियामेंट। अब कहेंगे स्टेट पार्लियामेंट कौन है? अरे भाई ब्रुसेल्स वाला जो पार्लियामेंट है ये स्टेट पार्लियामेंट है ना, उसका किया गया गठन। और तीसरा किया गया रीजनल लीडर। पहला किया गया बड़े पैमाने पर, दूसरा किया गया छोटे पैमाने पर, तीसरा किया गया भाषा के आधार पर। एकदम पूरा सॉल्यूशन खत्म, जितना समस्या था वो सब खत्म। भाषा के लिए समस्या हो रहा है, भाषा के लिए लीडर नहीं है, चलो भाषा के लिए अलग लीडर चुन लो, वो कहलाएंगे रीजनल लीडर। अपने क्षेत्र के लिए चाहिए, यानी अपने नजदीक में कोई लीडर चाहिए तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में लीडर चुन लो जिसमें 50-50 योगदान होगा। उसके बाद अगर तुम्हें बड़े बड़े स्तर पे लीडर चाहिए तो उसमें जो है बेल्जियम को चुन लो। यानी 3 स्तर पे लीडर का गठन कर दिया गया, 3 स्तर पे लीडर का गठन कर दिया गया। अच्छा, ये तीनों स्तर पे जो लीडर का गठन किया गया इसको क्या बोलेंगे? पावर में 21 प्रकार का सेपरेशन है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल सेपरेशन है, ये वर्टिकल सेपरेशन है। ये इसका देखिए, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन में पावर जो है ना वो पूरा पावर को बांटा गया हो। हॉरिजॉन्टल सेपरेशन में बड़े स्तर पर कोई और रूल करेगा, छोटे स्तर पर कोई और रूल करेगा, उससे छोटे स्तर पर कोई और रूल करेगा। ठीक है, ये कुछ था आपको बेल्जियम का कंसेप्ट। अब देखेंगे हम बेल्जियम का कंसेप्ट किस तरह से और सभी लोग अपनाते हैं। बेल्जियम का कंसेप्ट कुछ लोग और कैसे अपनाते हैं उन्हें हम लोग देखेंगे। ये बताइएगा ये वाला समझ में आया कि नहीं, बेल्जियम में किस तरह से यूनियन का गठन किया गया? अगर जिनको नहीं समझ में आया वो बोलिए। छोटा छोटा चीजों को आप क्लियर करते चलिए, फिर हम दूसरा चीज करेंगे। सीधा तौर पे समझिए, मेजोरिटी किसी का हो 50% डच होंगे और 50 फ्रेंच होंगे, बात खत्म। जहां पे फ्रेंच का भी मेजोरिटी है वहां पे भी 50 डच को रखा जाएगा, जहां पे डच की मेजोरिटी है वहां पे 50 फ्रेंच को रखा जाएगा, यानी आधा आधा का आंकड़ा रखा जाएगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा। सबसे पहला ये चीज लगाया। दूसरा लगाया कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट बन ही रहा है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट बन ही रहा है, एक स्टेट गवर्नमेंट भी होगा, उसमें भी वही तरीका होगा, और एक रीजनल होगा। रीजनल हमारे यहां भी है, लेकिन अब कहेंगे रीजनल हमारे यहां कहां है? हम लोग स्पेशल धर्म को तो कोई वोट नहीं देता है कि सभी लोग जा रहे हो धर्म के लिए वोट देने, तो हमारे लिए रीजनल अलग ढंग से है। हमारा रीजनल जो है वो मुखिया है, हमारा रीजनल नेता जो है वो चेयरमैन है, मेयर है, उप मेयर है, वार्ड है, सरपंच है, ये मेरा रीजनल है। हम लोगों के लिए रीजनल अलग हो गया है। अब ये बताइए इतना समझ आया कि नहीं आया? अब हम आप लोगों को जब ये चीज समझा दिए तो हम आप लोगों को यहाँ पे कुछ बेनिफिट को गिनाना चाहेंगे। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जिनको समझ नहीं आ रहा है कृपया आप पूछिए ना, एकदम नहीं समझ में आ रहा है वो भी पूछिए। समझ आपको नहीं आ रहा है समझ? अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो कृपया पूछिए। अगर इसको ऐसे ही छोड़ते जाइएगा तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। अब अगर आप बताइएगा एक बार फील करके,
आप इसमें एक बार फील करिएगा और हमको बताइएगा कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि बेल्जियम जो है ऐसा नहीं करता, मान लीजिए बेल्जियम ऐसा नहीं करता तो क्या होता? अगर बेल्जियम जो है वह ऐसा नहीं करता तो क्या होता? अरे पागल, एकदम पागल हो जाते सब जानी। कहां बैठल बड़ू पता नहीं खे? ठीक है, अगर बेल्जियम ऐसा नहीं करता तो क्या होता? अब बताइए आप, क्या होता? एक दूसरे को लेकर, तो ऐसा कर दिया तो क्या हो गया? विवाद बंद हो गया, विवाद कम हो गया। विवाद कम होने का मतलब कि उन लोगों के बीच संतुष्टि आया ना, उन लोगों के बीच सेटिस्फेक्शन आ गया कि मेरा भी कोई सुनने वाला है, बस यही बात है। देखिए इसको, देखिए बेनिफिट, देखिए जब हम लोग सही तरीका से पार्टनरशिप कर देते हैं, जब हम लोग सही तरीका से पार्टनरशिप कर देते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले वहां के जो सिविलियन है, जो वहां के नागरिक हैं, उनमें संतुष्टि आता है। नागरिक में संतुष्टि आता है, सबसे पहला नंबर बात। अगर दूसरा नंबर बात का करें तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पे डच की अधिकता होती, डच की अधिकता होती, अगर डच कोई रूल बना रहा है, डच कोई रूल बना रहा है और डच की अधिकता है, डच कोई रूल बना रहा है, डच की अधिकता है, तो यह रूल बिना कोई डिस्टरबेंस की पास हो जाएगा, यह रूल पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ फ्रेंच भी उतने ही संख्या में है जितना संख्या में डच हैं जहां पे रूल बनेगा, इसीलिए कोई ऐसा रूल नहीं बनेगा जिससे डच और फ्रेंच के भावनाओं को आहत लगे ना, यानी कि किसी भी प्रकार की डच और फ्रेंच के विरोध में, डच और फ्रेंच के विरोध में कोई भी नहीं बनेगा, विरोध में कोई भी रूल नहीं बन पाएगा। ये हुआ दूसरा बात, ये दूसरा एडवांटेज हुआ साझेदारी का। तीसरा एडवांटेज पे आप लोग आते हैं, तीसरा एडवांटेज पे आते हैं कि तीसरा एडवांटेज क्या होगा। देखिए हर नागरिक, यानी कि हर भाषा समुदाय का, जातीय समुदाय, धर्म समुदाय, हर समुदाय यह चाहता है कि मेरा वर्चस्व रहे, मेरा वर्चस्व रहे, जो कि वर्चस्व कायम रहेगा। अगर फाइनली हम कहें तो यहां पे डिफरेंट नागरिकों के बीच क्या रहेगा? स्टेबिलिटी रहेगी ना, संतुलन बना रहेगा, कोई ना दबाया जा सकेगा और ना कोई ज्यादा वर्चस्व कायम कर पाएगा, यहां पर स्टेबिलिटी कायम रहेगी। क्या आप ये समझ गए कि इसका क्या फायदा है? अब मान लीजिए ना कि हर स्थिति में होता है, अगर मान लीजिए कि सिर्फ बिजनेसमैन को वहां पे या अमीर आदमी को सत्ता में रख दीजिएगा तो भी प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि फिर गरीब का कौन सुनेगा, गरीब का पक्ष कौन रखेगा? और गरीब के शोषण के प्रति कोई बिल आ रहा है, कोई कानून आ रहा है, और गरीब आदमी का कोई प्रतिनिधि पार्लियामेंट में नहीं बैठा है, तो फिर उस बिल को रिजेक्ट कौन करेगा? ठीक है ना, तो ये चीज हो गया। बस तो आप लोगों को एडवांटेज भी समझा दिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद आप लोगों को हम यहाँ पे बेल्जियम को भी बहुत बढ़िया समझाए कि बेल्जियम ने अपने यहाँ किस तरह से सिविलियन को स्टेबल किया, किस तरह से सिविलियन को स्टेबल किया। देखिए इतना तो बात आप पता कर लीजिए, या इतना बात अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, विभिन्नता कभी खत्म नहीं हो सकती, और हर विभिन्नता के साथ हम अलग हो जाएं, ये हमारे, देखिए आप अगर कहेंगे कि अगर विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोग हैं, विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोग हैं,
तो उनका खान पीन अलग है, पहनावा ओढ़ावा अलग है, बोली वचन अलग है, रीति रिवाज अलग है। लेकिन कुछ ऐसे चीज है जो सिमिलर है। जैसे व्यापार करते हैं ना वो लोग, तो एक दूसरे पे डिपेंड है, बिजनेसेस में एक दूसरे पे डिपेंड है वो लोग। और भी आप जहां भी इसमें पहलू देखिएगा तो उसमें आपको लगेगा कि ये एक दूसरे पे डिपेंड है। कुछ चीजें इन्हें सेपरेट कर रही है और कुछ चीजें इन्हें इक्वल कर रही है। यहां पे अब बात समझिए, कुछ चीजें सेपरेट कर देती है और कुछ चीजें जो है इक्वल कर देती है। समझ आ रहा है ना बात? तो देखिए, ये कहीं का तरीका नहीं है कि विभाजन कर दो। विभाजन कर देना कहीं का तरीका नहीं है। अभी हम लोग अपने भारत का संघ होने पर भी चर्चा करेंगे, अभी भारत के संघ होने पर भी आएंगे। अभी तो हम आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन के तौर पे बता रहे हैं कि संघ किस तरह से काम करता है ना। अब आइए आगे की चीज, यहां पर हो गया। अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे। सत्ता की साझेदारी। देखिए, यहां पर इस कंसेप्ट को समझिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति को समझ में आ जाए सत्ता की साझेदारी ना। देखिए, ये सेंटर में बैठा व्यक्ति है, ये सेंटर में बैठा व्यक्ति है, केंद्र में बैठा व्यक्ति है, ठीक है। ये केंद्र में बैठा व्यक्ति है, सेंटर में बैठा व्यक्ति है। ये सेंटर में बैठा व्यक्ति वर्क कर रहा है, लेकिन इनके हेल्प से, इनके हेल्प से, इनके हेल्प से, इनके हेल्प से और इनके हेल्प से। पहला काम, ये सभी ये काम तो करेगा। ये है पीएम, मान लीजिए प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, ये काम तो करेगा, लेकिन इनके हेल्प से, इनके हेल्प से, इनके हेल्प से, इनके और इनके हेल्प से, यानी बिना इनके हेल्प से कर ये नहीं सकता है। और ये अलग अलग समुदाय के लोग हैं, ये अलग अलग समुदाय के लोग हैं। जैसे जो है यह मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, यह हिंदू समुदाय के लोग हैं, यह जो है क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, यह जो है वह ईसाई समुदाय के लोग हैं, और यह जो है पुअर फैमिली, जहां एकदम पुअर फैमिली है वहां से चुनकर आए हुए लोग हैं। इतने लोग इनके सहयोग में सत्ता चला रहे हैं, इतने लोग जो है इनके सहयोग में सत्ता चला रहे हैं। ये बिना इनके सहमति से, मान लेते हैं कि पीएम जो है कल का बिल लाते हैं, पीएम जो है कल का बिल लाते हैं, लेकिन जब तक ये चारों पांचों व्यक्ति साइन नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक ये साइन नहीं, ये तो लाने को तो ला देंगे, यहां पर कोई भी बिल यानी कोई भी कानून ला देंगे। जैसे मान लीजिए कानून ला दिए एक तरह से कि जैसे कोई भी कानून मान लेते हैं कि जो आटा है, यानी कि जो आटा है, जो आटा पैक होकर बिक रहा है, उस पर कल से +2 रुपया टैक्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ बोलिए, किसका? चल बुझा कोई एगो बुझा साथ चल जाना पहुंचाए दे चाबी। चलो इधर सुनो। हाँ, उसका पेट दर्द कर रहा है, दवाई दे दिया जाए पे कि पहुंचाने से क्या फायदा होगा? हाँ, तो दवाई ला के दे दीजिए, दवाई ला के दे दीजिए। एगो पहले ऐसा करिए, चाबी हाँ दे रहे हैं चाबी। हाँ
हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक है, दे दीजिए, लीजिए। देखिए, मान लेते हैं कि यहां पे आप बात समझिएगा, सत्ता की साझेदारी को यहां पे आप समझ सकते हैं एक प्रैक्टिकल ढंग से। क्या है कि अगर मान लेते हैं कि +2 रुपया टैक्स बढ़ाने के लिए बोले कि 2 रुपया टैक्स बढ़ाया जाएगा, सबसे पहला चीज। अब मान लेते हैं कि यह मुस्लिम जो व्यक्ति से प्रतिनिधि हैं वो साइन कर दिए, ये भी साइन कर दिए, ये भी साइन कर दिए, ये भी साइन कर दिए, लेकिन ये साइन नहीं किए। क्या फायदा हुआ इसका? 2 रुपया नहीं बढ़ा। अरे फायदा हुआ कि नहीं हुआ? 2 रुपया नहीं बढ़ा, इनके वजह से 2 रुपया नहीं बढ़ा। अगर कास्ट पार्टनरशिप के अंतर्गत इनको ना लिया गया होता तो 2 रुपया बढ़ जाता। अगर पार्टनरशिप के तहत अगर ना लिया गया होता इनको भी तो 2 रुपया बढ़ जाता। यही है सत्ता में साझेदारी का एडवांटेज, यही सत्ता में साझेदारी का एडवांटेज है कि सत्ता में साझेदारी रहेगा तो किसी का शोषण नहीं हो पाएगा। यहां पर ये साइन इसलिए नहीं किए क्योंकि हम गरीब लोगों का प्रतिनिधि हैं, और फिर हम क्या जवाब देंगे 2 रुपया बढ़ जाएगा तो? हम क्या जवाब देंगे जब ये 2 रुपया बढ़ जाएगा तो? इसीलिए साइन नहीं किए। इसी तरह से कल का मान लीजिए कि क्रिश्चियन से रिलेटेड कोई बिल आता है और क्रिश्चियन साइन नहीं करते हैं, तो ये अब सुनिए, क्या अब तो आपको लगेगा तब तो हर बिल किसी ना किसी पर होगा और किसी ना किसी कोई ना कोई साइन नहीं करेगा, यानी ऐसे ही फेल होता रहेगा सब बिल। देखिए, अगर कोई भी चीज का रिजेक्ट होना सुधार करने का मौका होता है। अब यहां पर बीच का रास्ता निकाला जाएगा। आपने इनसे पूछा जाएगा आप क्यों रिजेक्ट किए? क्योंकि आप 2 रुपया बढ़ाएं। तो सरकार कहेगी कि 2 रुपया इसलिए बढ़ाएं क्योंकि देश को अभी पैसे की बहुत जरूरत है। तो बोले कि 2 के जगह 0.5 रुपया तो बढ़ा सकते हैं ना, 8 आना भी तो बढ़ा सकते हैं। सब ठीका पैसा देने का क्या गरीब ही लिया है? और सबसे ज्यादा आटा खरीद कर या सबसे ज्यादा खरीद कर खाना अगर कोई खा रहा है तो गरीब खा रहे हैं, और आप उन्हीं पर टैक्स बढ़ा रहे हो, कैसे खरीद पाएंगे? तो इनके वजह से बीच का रास्ता निकलेगा और 0.5 रुपीज जो है वह यहां पर इंक्रीज किया जाएगा टैक्स को, तब जाके ये साइन करेंगे। यानी 2 फायदा, किसी को शोषण नहीं होने देगा और बीच का रास्ता निकलेगा, किसी का शोषण नहीं होगा और बीच का रास्ता निकलेगा। 2 चीज इसमें किया जाएगा। हो गया। चलिए, ये चीज हो गया सत्ता में साझेदारी का। एक तरह से आप लोगों को हम डायग्राम के थ्रू ये बताने का आप लोगों को प्रयास किए कि देखिए, लोगों के अधिक से अधिक पार्लियामेंट में होने से, अरे सत्ता में साझेदारी का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव में था अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना, अधिक से अधिक समुदाय के प्रतिनिधि को शामिल करना। सत्ता में साझेदारी का मतलब यही होता है कि अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना। अब चलिए आप आगे आइए। अब हम लोग आगे का चीज पर देखेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे, अब ये चीज तो हम आप लोगों को बता ही दिए थे, ये चीज तो हम आप लोगों को बता ही दिए थे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब इसके बाद ये चीज पढ़ना है, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बता ही दिए थे आप लोगों को। ऊर्ध्वाधर, इसको हिंदी में कहा जाता है ऊर्ध्वाधर, और एक कहा जाता है क्षैतिज। क्षैतिज ये वाला कहलाता है और ऊर्ध्वाधर ये कहलाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ये कहलाता है और क्षैतिज ये कहलाता है। ये है क्षैतिज और ये है ऊर्ध्वाधर। ठीक हो गया ना? इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल, इसको कहते हैं वर्टिकल। क्या क्लियर है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब यहां पर भी आप लोगों को बताए थे कि देखिए, ये सेंटर है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये वाला है स्टेट गवर्नमेंट,
और ये वाला क्या है? पंचायती राज विभाग, या फिर इसको सही नाम देना उचित रहेगा रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट आरजी। अगर हम इसका बात करेंगे तो ये भी 3 पार्ट में बांटे थे, और एक को बोले थे कि विधायिका, कार्यपालिका, और एक था न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तीनों। अब इन तीनों का काम अलग अलग है। ये सेंटर में जो है यह सबसे बड़ा काम करता है, उसके अधिकार के अंतर्गत स्टेट आता है और उसके अंतर्गत रीजनल गवर्नमेंट आता है। अगर हम इसका बात करेंगे तो विधायिका अलग है। ये काम इसलिए किया गया, ये काम इसलिए किया गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का काम इसलिए किया गया ताकि यहां पर जो है किसी भी पावर का मिसयूज ना हो सके, मिसयूज ना हो, इसके लिए किया गया। कोई पावर का मिसयूज ना करे, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया ना। ये कंसेप्ट दिया गया था किसके द्वारा? मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया ये कंसेप्ट था, ठीक है ना। और वही बात अगर हम करेंगे सेंट्रल, स्टेट और इसका, तो इसका उद्देश्य है कि एकदम ग्राउंड से ग्राउंड लेवल पर, इसका उद्देश्य है कि एकदम ग्राउंड से ग्राउंड लेवल पर, यानी हर व्यक्ति का बात सुना जा सके, हर व्यक्ति का बात क्या किया जा सके? सुना जा सके। बस इसका 2 ही काम है। यह विधायिका, कार्यपालिका इसलिए किया जाता है ताकि पावर का मिसयूज ना हो, और इसका इसीलिए किया जाता है कि हर व्यक्ति का बात जो है सही ढंग से सुना जा सके। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे, और अब हमें जो देखना है, अब हमें जो यहां पे देखना है, अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखना है। अब यहां पर हम इंडिया पाएंगे, क्योंकि ये हम जैसे बेल्जियम, जैसे कि सत्ता की बंटवारा, बेल्जियम सत्ता की बंटवारा और सत्ता की साझेदारी में फायदा क्या है, ये चीज, ये दोनों तीनों चीज जो है ये आप लोगों को बताएं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे। अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या है इसके सेंस में। आइए हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सबसे पहला चीज इंडिया में देखिएगा, क्या वर्टिकल, क्या हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज सेपरेशन इंडिया में है? हाँ है। इंडिया में न्यायपालिका है, उसके बाद विधायिका है, उसके बाद आपका कार्यपालिका है, ये है। अच्छा, क्या इंडिया में इस तरह का गवर्नमेंट है? इस तरह का भी गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी पीएम, सीएम, और तीसरा नंबर मुखिया या मेयर, मुखिया या मेयर, ये चीज है। और हम आपको ये भी बताएं कि ये सब काम करने का पीछे का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति का बात जो है वह सुना जा सके ना, हर व्यक्ति का बात जो है वह सुना जा सके। अब आप इससे कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जब यहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी है, जब यहां पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, और यहां पर रीजनल गवर्नमेंट भी है, तो यूनियन नहीं है, तो फिर यह यूनियन भी है, तब तो यूनियन भी है यह यूनियन भी है। तो अब आते हैं हम लोग यूनियन पे, कि अभी हम यूनियन संघ है, यह एक संघ है। अरे भारत एक राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 संविधान का कहता है भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है ना। अब आते हैं हम कि हमारा यूनियन और अमेरिका के यूनियन में क्या अंतर है, हमारा यूनियन और अमेरिका के यूनियन में क्या अंतर है ना। क्योंकि अमेरिका का यूनियन में ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, वहां पे दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट है, यानी कि एक अमेरिका और एक अमेरिका के राज्य के अंदर रहने के लिए वहां पे आपको नागरिकता चाहिए, तो भी एक यूनियन है। और हम लोग भी यूनियन है जो कि सिंगल सिटीजनशिप पे है, सिर्फ भारत का नागरिकता ले लीजिए, कहीं भी आप रह सकते हैं, किसी भी कोना में आप रह सकते हैं,
ना, तो हम कंपेयर करेंगे कि अमेरिका का यूनियन और हमारा यूनियन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों यूनियन में, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बताएं कि देखिए बेल्जियम जो है अपने आप को कैसे यूनियन बनाया। बेल्जियम जो है ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाया, यानी स्पेशल स्टेट का सरकार बनाया है, स्पेशल एक राष्ट्रीय सरकार बनाया, एक राजकीय सरकार बनाया, एक राजकीय सरकार बनाया और एक राष्ट्रीय सरकार बनाया और एक क्षेत्रीय सरकार बनाया। क्षेत्रीय सरकार को वोट केवल धार्मिक लोग करेंगे, भाषाई लोग करेंगे, और यहां पर जो था यहां पर सभी लोग कर सकते थे, 50-50% रखा गया, लेकिन भाषा का कोई हस्तक्षेप यहां पे नहीं रहेगा। यहां पर कोशिश किया गया कि भाषा का प्रभाव न रहे। इसी प्रकार से कहा गया कि बेल्जियम जो है एक यूनियन है, एक संघ है बेल्जियम, एक कहा गया कि बेल्जियम जो है एक संघ है। तो चलिए अब क्यों नहीं हम ये भी बताएं कि देखिए इंडिया के अंदर ऊर्ध्वाधर भी सत्ता का वितरण है और क्षैतिज भी सत्ता का वितरण है, यानी पावर इस ढंग से भी बांट दिया गया और पावर इस ढंग से भी बांट दिया गया, दोनों तरफ से बांट दिया गया पावर को। एक तरफ से बांटने का मतलब था कि मिसयूज ना हो और दूसरा बांटने का मतलब था कि हर व्यक्ति का बात सुना जा सके, क्योंकि अगर गांव में वार्ड रहेगा तो हम तुरंत अपने समस्या को कह देंगे, जाकर सरपंच रहेगा तुरंत अपने समस्या को कह देंगे, लेकिन संसद से कहा जाके कहेंगे, दिल्ली जाने में तो समस्या खत्म हो जाएगा, यहां से दिल्ली जाने में तो समस्या खत्म हो, जितना की समस्या ना उतना पैसा लग जाएगा ना, यानी समस्या का निपटारा होने से पहले समस्या का मृत्यु हो जाएगा। समस्या का निपटारा क्या होगा, इसलिए हर स्तर पे सरकार बना रखा गया ताकि लोगों के अंदर जो है असंतुष्टि फील ना हो, लोगों के अंदर असैटिस्फैक्शन ना आए। अगर लोगों के अंदर असैटिस्फैक्शन आएगा तो फिर सरकार की आलोचना होगी। अब मान लीजिए कि गांव है, गांव में जो है सांप्रदायिक हिंसा हो गई, सांसद आएंगे, थाना आएंगे, पहले सरपंच आएगा, पहले सरपंच को उसको देखेगा कि ये कैसे हो गया, इसके बाद थाना आएगा। क्या आप समझ रहे हैं? अभी हम सब कुछ स्ट्रक्चर बताएंगे, सरपंच, वार्ड, मेयर, उप मेयर ना, ये जितने होते हैं इन सब का स्ट्रक्चर बताएंगे, इनका कितना अधिकार क्षेत्र है, ठीक है ना। तो अब क्यों नहीं हम चलते हैं संघ पर, क्योंकि हम बताएं ना कि ये स्ट्रक्चर जो है ये एक संघ का स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर एक संघ का है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट अलग और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, ये संघ हो गया। संघ कौन सा हो गया? जहां पे स्टेट गवर्नमेंट अलग और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण जो है वह संघ बनाता है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण जो है वह संघ बनाता है, और यह सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है, क्षैतिज वितरण नहीं है, ऊर्ध्वाधर वितरण है, यह संघ बनाता है। बात समझे आप? बात समझे आप? और फिर जहां डाउट होगा फिर आप पूछिएगा सभी लोग। पीछे जी तुम लोगों को समझ आ रहा है? आप लोगों को समझ आ रहा है? चलिए अब हम लोग आते हैं यूनियन पर। चलिए अब आते हैं यूनियन पे। उसके बाद जब हम यूनियन पढ़ेंगे तो यूनियन पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या इंडिया एक यूनियन है, मतलब हम टोटली इसका लिख देंगे कि यूनियन में क्या क्या होता है ना, हम इसमें लिखेंगे कि यूनियन में क्या क्या होता है। और जब यूनियन में हम लिख देंगे क्या क्या होता है, तब कंपेयर करना है कि क्या इंडिया यूनियन है, इंडिया संघ है, ये चीज को आपको कंपेयर करना है। तो चलिए आइए अब हम लोग जो है यूनियन को देखते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर यूनियन में होगा।
कि जो सर्वोच्च पावर होगा, देखिए यूनियन को हम सबसे पहला चीज आपको बताएं कि यूनियन उसी को कहा जाएगा जब सबसे चीज है कि उसमें राज्य अलग और केंद्र अलग हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग हो और स्टेट गवर्नमेंट अलग हो, ये यूनियन कहलाया जाएगा। और ये जो है वह आरजी हो गया, रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसको आप ध्यान में रखते हुए हम आगे की बात पे लिखेंगे। सर्वोच्च सत्ता जो है वह दो व्यक्तियों के हाथ में होगा, एक जो होगा वहां का जो सर्वोच्च लीडर है वो होगा, और एक जो होगा वह सहायक लीडर होगा। ये पहला नंबर कंडीशन है यूनियन होने के लिए, यानी एक जो होगा उसके सहायक होगा और एक होगा लीडर होगा, यानी एक आदमी के हाथ में सर्वोच्च सत्ता नहीं रहेगा। सबसे पहला नंबर, एक आदमी के हाथ में सर्वोच्च सत्ता रहेगा ही नहीं, यह संघ होने का सबसे पहला कंडीशन है। उसके बाद अगर हम आगे का कंडीशन का बात करेंगे, दो नंबर कंडीशन का अगर गवर्नमेंट का बात करेंगे तो इसमें गवर्नमेंट जो होगा वह तीन टाइप का होगा, एक होगा सेंटर, एक होगा स्टेट और एक होगा रीजनल गवर्नमेंट। ये दो नंबर कंडीशन है। पहला नंबर कंडीशन की सर्वोच्च सत्ता कभी एक आदमी के हाथ में नहीं रहेगा, सर्वोच्च सत्ता कभी एक आदमी के हाथ में नहीं रहेगा वहां पे, ना वह यूनियन है। और दूसरा नंबर बात कि यह जो है यहाँ का गवर्नमेंट जो होगा वह तीन प्रकार के होगा, एक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होगा स्टेट गवर्नमेंट और एक होगा रीजनल गवर्नमेंट। इसको समझाने के लिए बताएं, अगर बात करेंगे तो इसका कार्यकारी प्रमुख यानी काम करने वाला प्रमुख जो होगा वह कौन होगा, पीएम, इसका कौन होगा, सीएम, इसका कौन होगा, मेयर, पंचायत में मुखिया। ये तीन तरह के ऐसे इस तरह से होंगे। यानी पहला हमने बताया कि कभी भी सर्वोच्च सत्ता एक आदमी के हाथ में नहीं होगा। दूसरा हमने बताया कि गवर्नमेंट जो है कभी एक गवर्नमेंट ना होकर के वह डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। देख रहे हैं, रीजनल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। और चीज आपको बताएं, इन सभी लोगों का काम भी बटा हुआ रहेगा। ये जो काम करेंगे ना वो काम ये नहीं करेंगे और ये काम वो नहीं करेंगे। नली अब मुखिया नहीं बनाएंगे, अरे मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, मुखिया बनाएंगे ना। तो इसीलिए शेड्यूल, तीसरा नंबर बात, ये बात प्रॉपर संविधान में लिखा होना चाहिए, जो कि लिखा हुआ है शेड्यूल 8 में। ये बात शेड्यूल 8 में लिखा हुआ है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीन सूची आपको दिए गए हैं। यह तय करता है कि राज्य का कितना अधिकार है, केंद्र का कितना अधिकार है और राज्य और केंद्र को दोनों मिलाकर के कितना अधिकार है। यह दिया गया है शेड्यूल 8 में, अनुसूची 8 में। अपने संविधान का अनुसूची 8 खोलिएगा, नेट पे सर्च कीजिएगा कि संविधान के अनुसूची 8 में क्या दिया है, तो वहां पे शक्ति का बंटवारा दिया हुआ है कि किस पर काम करने के लिए शक्ति है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हाईवे, अब हाईवे पर टैक्स लगाना है, हाईवे पर टैक्स वसूल करना है। अब बिहार में टैक्स लगाने अगर आएगा तो हाईवे पर, तो बिहार के सरकार कह दे कि हम टैक्स नहीं लगाने देंगे, इसीलिए पहले ही विवाद ना हो बांट दिया गया है। अब आपको बता रहे हैं कि इसी में देखिए शेड्यूल 8 के तहत जो इनको काम बांटा गया है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, यहां पर लिखते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो लोग हैं। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अंदर इस सूची को कहा गया संघ सूची। पीछे बात हो रहा है जी, ये हो रहा है राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर जो है टोटल 61 सब्जेक्ट है, टोटल 61 को काम बा। और वही इसके अंतर्गत है, पहले जो है 66 था तो और ले लिए 5 गो ले लिया गया। कौन ले लिया? उसको डाल दिया गया किस में? समवर्ती सूची में।
उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और इसमें जो है संघ सूची में टोटल 100 है, 100 है संघ सूची में, यानी 100 गो पे संघ ही ओनली केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 100 गो, अब उसका पूरा नाम लिखवा लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। एग्जाम्पल के तौर पर डिफेंस, एयरफोर्स, आर्मी, उसके बाद हाईवे ना, पेट्रोलियम, जितना भी इंटरनेशनल कोयला, सोना, इन सभी चीज पर जो भी कानून बनाएगी वह सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, ये राज्य गवर्नमेंट कानून नहीं बनाएगी। क्या आप बात समझ रहे हैं? अब इसके बाद आइएगा, ये 100 है, इसके बाद एक है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जिसको कहा जाता है कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इसमें टोटल 52 गो सब्जेक्ट है, 52 सब्जेक्ट। इस पर राज्य भी कानून बनाएगा और केंद्र भी कानून बनाएगा। लेकिन एक बात, जब एक ही कमुआ पे 2 गो कानून बनेगा, अब मान लीजिए कि एक ही कमुआ में राज्य अलग कानून बना दिया और सेंट्रल अलग कानून बना दिया, तो किसको मानेंगे? सेंट्रल को मानेंगे। अच्छा, तो ये भी यूनियन के टाइप में है। अगर ऐसा अमेरिका में होता तो हम किसको मानते? राज्य को मानते। लेकिन यहां पर यूनियन को क्यों माना जा रहा है, यह भी बताएंगे कल के क्लास में, जब